पहले तो वो ये चीज़ करते हैं कि काम में तो वो निपुण हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी पकड़ है उस चीज़ में। लेकिन वो अच्छा काम करते तो हैं लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो यहाँ पे सबसे पहली गलती करते हैं और चूँकि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उनकी विज़िबिलिटी नहीं हो पाती है। आपने अब तक हजारों प्रोफेशनल्स को कोचिंग दी है। प्रोफेशनल्स कौन सी गलती अननोइंगली कर देते हैं? जो सबसे बड़ी वो करते हैं, जो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स हैं कि वो जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं रिसर्च करते। पहले 1 मिनट में कोई कैंडिडेट खुद को अलग कैसे दिखा सकता है? मतलब हाउ कैन दे स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड इन फर्स्ट 1 मिनट? कहूँगी कि पहले 1 मिनट में आपका रिज्यूमे नहीं बोलता है, आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप किस तरह से कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी जो व्यक्तित्व है वो व्यवस्थित है कि नहीं, यानी आप वेल ग्रूम्ड हैं कि नहीं, और आप किस तरह से नज़रें मिलाते हैं इंटरव्यूअर से, आई कॉन्टैक्ट कैसा रहता है आपका। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 3 पावरफुल टिप्स बताइए। कि हमेशा अभ्यास करें, ये नहीं कि हाँ मुझे सब आता है और इंटरव्यू में चले गए। हमेशा अपना बोल बोल के, सिर्फ मन में नहीं, बोल के अभ्यास करें। कुछ लोग अगर रिजेक्ट हुआ हो जॉब इंटरव्यू पे, उन लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। कैंडिडेट स्मार्ट तरीके से ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए? रिजेक्शन से हमें हताश नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और उसे बहुत प्रैक्टिकली अपनाना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि किसी एक कंपनी ने आपको नो बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपके करियर का नो हो गया। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, इसीलिए रिजेक्शन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड तो बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे गेम चेंजिंग चीजों के ऊपर। पहला चीज है कि इंटरव्यू सक्सेस, और दूसरा चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वही एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है सीमा सहाय जी, जिन्होंने हजारों प्रोफेशनल्स को उनकी असली पोटेंशियल पहचानने में मदद की है। और उस सीमा जी के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद में उनको वेलकम करेंगे और उनका एलिवेटर पिच भी ले लेंगे। तो सीमा सहाय जी एक कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस और करियर ग्रोथ कोच है, और साथ ही उन्होंने 5 बुक ऑथर की अब तक, राइट? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग इन माय ओपिनियन, क्योंकि 5 बुक लिखना इस आसान बात नहीं है। और उन्होंने अब तक अभी 5 बुक पब्लिश कर दी, और उन्होंने प्रोफेशनल्स को कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने और तेजी से करियर में ग्रो करने में मदद करती है। तो सीमा सहाय जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे टीजीवी हिंदी में आमंत्रित करने के लिए। और मैं भी इस पॉडकास्ट के बारे में बहुत कुछ मैंने सुना था और मैं बहुत उत्सुक हूँ इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच। प्लेजर प्लेजर टू हैव यू। और आप सीमा, लोगों को बहुत शुभकामनाएँ, आपके टीजीवी को, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए, और एक बार फिर आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इंटरव्यू सक्सेस और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, ये है आज का टॉपिक। मगर हम टॉपिक शुरू करने से पहले क्या करेंगे, अपने मेहमान सीमा जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। तो सीमा जी, हमारा प्लेटफॉर्म में फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहला एक रैपिड फायर राउंड रहता है, उसके बाद में मेन स्ट्रीम जो टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, और अंत में दूसरा जी। रैपिड फायर राउंड रहता है। ओके, सो पहला रैपिड फायर हाँ, राउंड में शुरू करता हूँ, अगर आप तैयार हैं तो। ये रैपिड फायर राउंड में, बिल्कुल। हाँ, ये रैपिड फायर राउंड में कुछ वर्ड्स यानी शब्द कहूंगा, और छोटे-मोटे प्रश्न भी पूछूँगा, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना, आप ज़्यादा मत सोचना, हाँ। ओके? ऑलराइट? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके लिए पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य। भविष्य, उज्ज्वल। सुपर्ब! सपना।
सपना वर्ष के अंत तक कम से कम 1 लाख लोगों को अपनी ट्रेनिंग्स, अपने प्रशिक्षण द्वारा प्रेरित करना। ऑल द बेस्ट। डन। थैंक यू। डन। हमारी मेहनत का फल और एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा जो हमें अपने गंतव्य की ओर ले जाने में सफलता प्रदान करती है, प्रेरित करती है। जिंदगी। जिंदगी गुलजार है, भरपूर जियो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑसम। ग्रहांतरवासी यानी एलियंस के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, उनके बारे में ये कहूँगी कि एलियंस कुछ नहीं, वो हमारे मन में बसते हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, जिनसे हम डरते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम उन्हें ओवरकम करें, उन्हें कॉन्कर करें। वाह, बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताई आपने। और दूसरा शब्द नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व वही अच्छा है, यानी नेता वही अच्छा है जो सबको साथ लेकर चले, ना कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चले। सुपर। और आखिरी शब्द सफलता। सफलता मेरे विचार में आंतरिक शांति और एक निरोगी काया, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। आपको सफलता के सारे द्वार खुल जाएंगे अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो। आपका जवाब जो है वो तो माइंड ब्लोइंग है सिंपली, क्योंकि बहुत ही Thank you। पावरफुल रिस्पॉन्सेस। आपने बोला ज्यादा सोचो नहीं, तो मैं सोच नहीं रही हूँ। बस बोलती जा। राइट। अब अभी छोटे मोटे प्रश्न पूछेंगा। एक आदत ठीक। यानी एक हैबिट जो हर प्रोफेशनल को बनाना चाहिए, क्या है वो? मेरे ख्याल से निरंतर सीखने की इच्छा, निरंतर आगे बढ़ने की और ज्ञान अर्जन करने की चाह, ये जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंटिन्यूअस लर्निंग भी कहते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको, इस आदत को बिल्ड करना। अच्छा। जो किताब जिसने आपकी जिंदगी बदली। नवीन जी, एक पुस्तक है जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। तो ये डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है, स्पेंसर जॉनसन ने। और इसमें एक बहुत सरल भाषा में एक कहानी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कैसे हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में, यानी अपने परिचित क्षेत्र में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई खतरा नहीं है और हम वहीं बहुत सुकून और आनंद महसूस करते हैं। तो हालाँकि वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई ग्रोथ भी नहीं है, कोई विकास भी नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिचित क्षेत्र से बाहर निकलें और चुनौतियों को स्वीकार करें, जिससे कि हमारा विकास हो सके। तो ये किताब मेरे को बहुत प्रेरित करती है। बहुत छोटी-सी किताब है, बस 95 पेजेज़ की सही है। है और सबको पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ा था वो बुक, वो किताब कम से कम हाँ, 10 साल के पहले पढ़ा होगा। बहुत ही हाँ, अच्छा हाँ। बुक है। और कम्युनिकेशन के बारे में एक मिथ क्या है? एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कम्युनिकेशन उसी का अच्छा है जिसके पास एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, यानी जिसके पास शब्दों का भंडार है। पर ये बिल्कुल गलत है। क्लिष्ट भाषा और खूब सारे कॉम्प्लेक्स शब्द यूज करना ही कम्युनिकेशन नहीं है। अपनी बातों को सहज प्रकार से, सहजता से और सरलता से अगर आप पेश कर सकें, तो वही सही कम्युनिकेशन। तो ये सबसे बड़ा मिथ मुझे लगता है। वो। और आखिरी सवाल, ये पहले रैपिड फायर राउंड में आपका फेवरेट मोटिवेशन लाइन क्या है? मेरा फेवरेट मोटिवेशन लाइन मैं कहूँगी, प्रगति पूर्णता से बेहतर है, यानी प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। तो कई बार हम परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं, पर कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल उत्कृष्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं है। तो हमेशा हमें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, विकास करते रहना चाहिए, ना कि उत्कृष्टता को मद्देनजर रखना चाहिए। एक्सीलेंट। और ये शानदार पहला रैपिड फायर राउंड हो गया अभी। और हम आगे बढ़ते हैं मेन स्ट्रीम जी, क्वेश्चंस में, जिसमें आप 1 से 2 मिनट के अंदर आप सवाल देना चाहिए। और हम शुरू करते हैं ठीक। आपके करियर और जीवन से, मतलब आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच आप शेयर कीजिए। आप कौन-सा करियर पिवट किए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब तो आप कम्युनिकेशन कोचिंग कर रहे हैं, बट इसके पहले मेजर माइलस्टोन्स क्या था उसके बारे में आप बता सकते हाँ, तो एलिवेटर पिच की बात आपने की है,
तो एलिवेटर पिच जैसा कि मैं भी अपने पार्टिसिपेंट्स को और अपने छात्रों को और अपने क्लाइंट्स को सिखाती रहती हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट बस। तो आपने भी मुझे उतना ही टाइम दिया है, तो मैं कहती हूँ कि मैं सीमा सहाय करियर ग्रोथ और करियर स्किल्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती हूँ। और मुख्य रूप से मैं एक कम्युनिकेशंस एंड इन्फ्लुएंस फैसिलिटेटर हूँ। तो मैं काम करती हूँ युवा पेशेवरों यानी कि यंग प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स, नए मैनेजर्स और सीनियर लीडर्स के करियर को आगे बढ़ाने में पावर स्किल्स द्वारा। ठीक है? तो ये मेरा मुख्य लक्ष्य है और मेरा ध्येय ये नहीं है कि किसी को नौकरी किस तरह से दिलाना है। नौकरी पाने में मदद करना ही सिर्फ मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास जगाना, उनमें एक संचार का, व्यवहार का, आचार के ऐसे गुण उनमें विकसित करना, जिससे कि वो अपने करियर में ऊंचे से ऊंचे उठ सके और लोगों के दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ सके। तो ब्रीफ में मतलब यही मेरा एलिवेटर पिच है। अमेजिंग। और आप पहले से ही कोचिंग में था, नहीं तो आप कुछ जॉब करके उसके बारे में ये हाँ, फील्ड में आए था? हाँ, हुँ। हाँ, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मैं एक अंग्रेजी की शिक्षिका थी। मतलब मैंने अपना बीए किया लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, एमफिल किया और उसके बाद मुंबई में एक कॉलेज है सोमानी कॉलेज, वहाँ पे मैं नियुक्त हुई अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में। और फिर मैंने कई सालों तक अंग्रेजी सिखाया, अंग्रेजी पढ़ाया। इसके भारत के अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग कॉलेजेस में, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जाके मैंने अंग्रेजी की शिक्षा दी और काफ़ी सालों तक ये करती रही। फिर उसके बाद मैं मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आई और उसके बाद मैं एक एडिटर भी बनी। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट स्किल्स जिसको कहते हैं, व्यावहारिक कौशल उसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनी और लास्टली मैं ऑथर बन गई हूँ। तो ये मेरी जर्नी है और ये हुँ। मैं कहूँगी कि मेरे करियर में बहुत सारी ट्रैजेक्टरीज़ रही हैं, वो एक बहुत सीधा करियर नहीं रहा राइट। है। मुझे लगता है कि मैं आप अपना पैशन जो भी है, वो पैशनेट लाइफ़ जी रही है और आपका प्रोफेशन भी ऐसे हाँ, ही काम बिल्कुल, है। जो भी मुझे अवसर मिले मैं उसको लेती गई और मैं बहुत आभारी हूँ अच्छा। हर किसी की कि मुझे सब मौका मिलता गया। तो मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हैं। यस। हाँ। अमेज़िंग। और बताएँ, और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आपके गाइडिंग वॉइस के बारे में। हमारा प्लेटफ़ॉर्म गाइडिंग वॉइस है ना, इसके लिए हम ये सवाल पूछना शुरू किए कि सब लोगों के लिए एक ना एक व्यक्ति या शक्ति रहती है जो हमें चलाती है, उसके बारे में बताइए? तो मेरी जीवन में नवीन जी किसी एक व्यक्ति के बजाय कई गाइडिंग वॉइसेस रहे हैं क्योंकि आपने मेरा करियर देखा। तो जैसे मेरे माता-पिता ने मुझे मेहनत करना सिखाया, मुझे ईमानदारी सिखाई और मेरे जो शिक्षक हैं वो उन्होंने मुझे मुखर होना सिखाया। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ मैं बचपन में जब छोटी बच्ची थी, तो मैं बहुत शाई थी यानी कि बहुत शर्मीली थी। मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, बस अपने परिवार के सदस्यों से ही मैं खुल पाती थी, उन्हीं से बातें करती थी। तो मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा मेरे मतलब ये रोल है मेरी ज़िंदगी में कि उन्होंने मुझे लोगों के साथ बातचीत करना और खुलना सिखाया। तो वो भी एक दौर था और उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरे जो प्रतिभागी हैं या मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनसे मैंने बेहतर से बेहतर रूप में काम करना सीखा है कि मैं बहुत अच्छे परिणाम उनको लाके दूँ। तो ये भी मैंने सीखा है। तो अगर आप कहेंगे कि एक ही गाइडिंग वॉइस की बात करूँ तो मैं यही कहूँगी कि मेरे अंदर हमेशा सीखने की जिज्ञासा रहती है। हर तरह के चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, हर तरह की चीज़ें मैं सीखना चाहती हूँ। तो ये भी एक मेरी बहुत बड़ी गाइडिंग वॉइस है और इसके कारण मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिला है और हमेशा ये मेरा मार्गदर्शन करती आ रही अच्छा। और ये हाँ, अब हाँ, डिस्कस करेंगे आपके सक्सेस मंत्र मंत्र के बारे में, ओके? मतलब कंटीन्यूअस लर्निंग के अलावा और कौन-सी 3 चीज़ है हाँ। जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके आप?
जी, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी वो है चुनौतियों को स्वीकार करना। ये बहुत बड़ा मंत्र है और हर किसी को मैं मानती हूँ कि ये करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं शिक्षिका अंग्रेज़ी की शिक्षिका के रूप में कई सालों तक काम कर रही थी। पर एक ऐसा मोड़ आया जब मैं पटना विमेंस कॉलेज में आई, तो वहाँ पे जो मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में हेड नियुक्त करना चाहती हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ऐसा सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे उस समय मास कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ाती थी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, तुम हुँ, कर सकती हो। तो मैंने वो चुनौती स्वीकार की हुँ, और मैंने भार सँभाला उस डिपार्टमेंट का और कई सालों तक 3 साल से ऊपर तक मैंने बड़े सुचारू रूप से उस डिपार्टमेंट का नेतृत्व किया। और साथ ही साथ मैंने उसी के साथ अपने पीजी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी एनरोल कर लिया। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो ये चुनौती थी मेरे लिए, पर मैंने इसको स्वीकार किया और इसी के द्वारा आगे चलकर मेरे सामने कई द्वार खुलते चले गए। तो सबसे पहली तो ये चीज़ मैं बोलूँगी। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा है वो हो गई कंसिस्टेंसी, यानी नियमित रूप से किसी काम को करना। तो सफलता एक बहुत बड़ी छलांग लगाने से नहीं आती है, बल्कि रोज़ जो छोटे-छोटे प्रयास हम करते हैं, छोटी-छोटी आदतें जो हम अपने आप में लाते हैं, उसी से धीरे-धीरे सफलता मिलती है। तो ये नियमित रूप से करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है आपकी संगति। तो ऐसे लोगों से आप अपने आप को सराउंड करके ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते रहें, पर जो आपके आलोचक भी बने। जैसे एक वो दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिनु साबुना निर्मल करे सुहाए। तो यानी कि हमेशा आलोचकों को भी अपने पास रखिए, जिससे कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, वो आपको बता सकें। तो ये है। और एक और कहावत है, वो है कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं, जिनके साथ आप सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। यानी यू आर द सम ऑफ दोज़ 5 पीपल विथ व्हॉम यू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं ऐसे लोगों के संगत में रहूं, सानिध्य में रहूं, जिनसे मुझे सीखने का मौका मिले हुँ, और अपना बौद्धिक विकास होता रहे। राइट, तो यही है। अमेज़िंग। या और आगे बढ़ते हैं, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू से जी। पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो कैंडिडेट्स करते हैं? जी, तो ये मैंने कई बार देखा है कि इंटरव्यू से पहले हुँ, जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, कि वो जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं रिसर्च करते। बिल्कुल भी नहीं उन्हें पता होता है उस कंपनी के बारे में, उसका मिशन क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उनका ध्येय क्या है, उनका विज़न क्या है, कौन उसके सीईओ हैं, कुछ भी नहीं, क्या काम वो करते हैं, ये सब वो नहीं पता करते हैं और सीधा इंटरव्यू में चले जाते हैं। तो आमतौर पर एक बहुत मूल और बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है कि हम आपको यहाँ इस कंपनी में क्यों लें? या आप इस कंपनी को क्यों अ, हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं? तो ये बहुत बेसिक से प्रश्न है और इसका जवाब भी अगर इंटरव्यूई यानी कि जो भी गया है कैंडिडेट वो नहीं दे पाएगा, तो फिर तो समस्या हो जाती है। तो ये ये बहुत बड़ी गलती है, पूरी तैयारी के साथ जानी चाहिए। राइट, राइट। तो ये एक गलती है। एक और गलती जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप बोले तो मैं उसको भी बताऊँ? ठीक है, बताइए। तो वो ये है कि कई बार जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो इंटरव्यू को एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता की तरह देखते हैं। सही है। यानी कि वो इंटरनेट से सवालों के जवाब डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को याद करते हैं और वही जाके बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है।
जो भी साक्षात्कारता है, साक्षात्कार जो आपका कर रहा है, वो आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता है, ना कि रटे-रटाए उत्तर वो सुनना चाहता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करें, अपनी कहानी आप खुद से प्रैक्टिस करें और खुद बना के रखें, जिससे कि समय आते ही आप उसका उपयोग कर सकें। तो ये गलतियाँ मैंने देखी हैं आम तौर पे। और आपने बहुत ही इम्प्रेसिव एलिवेटर पिच दी, इसलिए मैं ये प्रश्न हाँ, पूछूँगा आपको। पहले हाँ। पहले 1 मिनट में कोई कैंडिडेट खुद को अलग कैसे दिखा सकता है? मतलब हाउ कैन दे स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड इन फर्स्ट 1 मिनट? मैं तो कहूँगी कि पहले 1 मिनट में आपका रिज़्यूमे नहीं बोलता है, आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप किस तरह से कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी जो व्यक्तित्व है वो व्यवस्थित है कि नहीं, यानी आप वेल ग्रूम्ड हैं कि नहीं, और आप किस तरह से नज़रें मिलाते हैं इंटरव्यूअर से, आई कॉन्टैक्ट कैसा रहता है आपका, आपका चाल-ढाल, पोस्चर वगैरह सब ठीक है या नहीं? आप किस तरह से हाथ मिलाते हैं? और क्या आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा मुस्कान है कि नहीं? तो ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर 1 मिनट के अंदर मैं तो कहूँगी 7 सेकंड, 7 सेकंड वाह! में ही इंटरव्यू जो है वो आपके बारे में एक राय कायम कर लेता है, हुँ, और जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है कि वो दमदार हो, प्रभावशाली हो, और इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो 7 सेकंड के अंदर, अभी तो आपने मुँह भी नहीं खोला है, अभी तो आपने कुछ बोला भी नहीं है 7 सेकंड में, और तभी आपके बारे में एक जो है राय कायम हो गई है। तो इसका ख़्याल हमेशा रखना चाहिए। तो अपना, हाँ, तो इसीलिए अपना जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपनी शारीरिक भाषा है, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। नहीं और आपने पावरफुल एंट्री के बारे में बताई, अब आगे बढ़ेंगे। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 3 पावरफुल टिप्स बताइए। पहला तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी के बारे में समुचित ज्ञान होना ही चाहिए। उसकी भूमिका क्या है कंपनी, वो आप समझिए, और जिससे कि आपको मदद मिलेगा प्रश्नों के उत्तर देने में। तो ये एक बात है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी छोटी-छोटी स्टोरीज़, अपनी छोटी-छोटी कहानियाँ तैयार रखें। क्योंकि सिर्फ़ आप अपने कौशल के बारे में, सिर्फ़ अपने स्किल्स के बारे में बताएँगे, तो वो काफ़ी नहीं है। आप अपने परिणाम के बारे में बताइए कि आपके कारण आपने जो काम किए, उसका क्या परिणाम निकला है। तो इसीलिए आपका आपका वो जो मेट्रिक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डेटा वग़ैरह होता है, उसको तैयार रखिए अपनी कहानी में। जिस तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आप रेडी रहेंगे और उसको आप उत्तर उसका दे सकते हैं। और इसके लिए मैं अपने पार्टिसिपेंट्स और अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ कि सबसे अच्छा फ्रेमवर्क एक कहानी तैयार करने के लिए स्टार फ्रेमवर्क है। इसको हम कहते हैं स्टार प्रिंसिपल। तो एस हो गया सिचुएशन, टी हो गया टास्क, ए हो गया एक्शन, और आर हो गया रिजल्ट। तो इस तरह से अगर आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो ये एक कहानी जैसा भी लगेगा और आपसे इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएगा। राइट, तो अमेजिंग। या और कभी कैंडिडेट और हाँ, ये तो दूसरा हो गया। एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि हमेशा अभ्यास करें। ये नहीं कि हाँ, मुझे सब आता है और इंटरव्यू में चले गए। हमेशा अपना बोल-बोल के, सिर्फ मन में नहीं, बोल के अभ्यास करें। आप किसी अपने दोस्त का, अपने सहपाठी का, किसी का भी आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, जिससे कि आप जो भी प्रश्न है उसका अभ्यास कर सकें। या तो आप किसी शिक्षक का, किसी मेंटोर की मदद ले सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करिए अपने उत्तरों को, और फिर देखिए कि कहाँ पे कौन-सी कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, कहीं आपका बॉडी लैंग्वेज तो ठीक नहीं है, कहीं आप बहुत ज़्यादा नर्वस तो नहीं लग रहे हैं, कहीं आपके बोल-चाल, मतलब जो जैसे आपका संवाद हो रहा है, कहीं वो उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फिलर वर्ड्स, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको आत्मविश्वास के साथ उत्तरों को देना देना चाहिए। राइट, तो ये सारी चीज़ों का
अच्छी हाँ, ये टिप्स हैं। राइट। या और सीमा जी, मैंने कभी देखा कुछ लोग अगर रिजेक्ट हुआ वो जॉब इंटरव्यू पे, उन लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। कैंडिडेट स्मार्ट तरीके से ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए? तो रिजेक्शन हैंडल करने का तरीका नवीन जी सबसे आसान ये है कि रिजेक्शन को फेलियर के रूप में, असफलता के रूप में ना देखें। उसे हमेशा एक फीडबैक के रूप में देखें जिससे कि आप सीख सकें कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की और अपने प्रदर्शन को अगली बार और बेहतर बना सके। तो रिजेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसलिए रिजेक्शन से हमें हताश नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और उसे बहुत प्रैक्टिकली अपनाना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि किसी एक कंपनी ने आपको नो बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आपके करियर का नो हो गया। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, इसीलिए रिजेक्शन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। और कभी-कभी कैंडिडेट सोचते हैं कि इंटरव्यू हो जाता है मगर उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उन लोग जी। डायलेमा में रहते हैं कि ये फ़ॉलो अप करूँ या ना करूँ? तो इसके बारे में इंटरव्यू के बाद जो फ़ॉलो अप करना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब में? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है और इसका महत्व बहुत लोग नहीं समझते हैं, लेकिन इसको सोचते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, घर आ गए और बस अब इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम बाकी है और वो है फ़ॉलो अप करना। तो किस तरह से फ़ॉलो अप करेंगे? आप इंटरव्यू के 24 घंटे के अंदर एक थैंक यू ईमेल लिखिए कंपनी को, या अगर आपको जो भी साक्षात्कार जिसने भी किया है आपका उसको लिखिए, एचआर को लिखिए, हायरिंग मैनेजर को लिखिए और हमेशा ये थैंक यू ईमेल जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने थैंक यू लेटर जो लिखा, थैंक यू ईमेल जो भेजा उससे आपकी नौकरी पक्की है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये करने से, अगर आपने ये किया जो कि बहुत गिने चुने लोग ही करते हैं, तो इससे आपकी मैच्योरिटी है और आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो दर्शाती है। तो वो इंटरव्यूअर के भी मन में, मस्तिष्क में एक अच्छा इम्प्रेशन डालती है। तो ये ज़रूर करें और इसको हम एटिकेट कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं, जो कि इसकी करने के बाद ही आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह से संपूर्ण होती है। राइट, तो ये ज़रूर करें। अच्छा, अच्छी बात। और हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करेंगे, एग्ज़ीक्यूटिव जी, प्रेज़ेंस। अगर एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस जी। को आप सरल भाषा में कैसे समझाते हैं आप? एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस मेरी एक किताब है नवीन जी। इसका शीर्षक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, हाउ प्रोफेशनल्स गेट सीन, हर्ड एंड रिमेम्बर्ड। और ये पिछले माह ही यानी कि मई 2026 में प्रकाशित हुई है। अमेज़न पे ये अमेज़न बेस्ट सेलर बनी थी हुँ, हुँ। और ये उपलब्ध अमेज़न पे। तो मैं आमंत्रित करूंगी सबको कि जाएं और उसको ज़रूर पढ़ें। और जहाँ तक आपका सवाल है, तो सरल भाषा में मैं कहूँ तो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस वो क्षमता है आपकी जिससे लोग आपको देखकर, आपको सुनकर, आपकी संगति में रहकर आप पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक शांत प्रकार का आत्मविश्वास है। आप अनुकूल स्थिति में भी आप बहुत अच्छा नेतृत्व कर लेते हैं और आप अपने सब्जेक्ट पे, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में तो सफल हैं ही, आप ज्ञानी हैं ही और आप दूसरों को भी बहुत मदद करते हैं और आपकी भाषा सरल है, सौम्य है और सजग है और जो भी चुनौतियाँ हैं उसका सामना आप बिल्कुल शांतिपूर्वक करते हैं और आपकी वाक कला जो है, बोलने चालने का, संवाद करने का जो तरीका है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, प्रेरणादायक है। तो इन सब चीज़ों का जब सम्मिश्रण होता है, तो मन में अनायास ही ये विचार आता है कि हाँ, इस व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो यही है एक एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस का सार, राइट, सरल राइट। भाषण। और
इंट्रोवर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस बना सकते हैं क्या? अगर है तो कैसे हाँ, बन? बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत बोलना है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वही लोग एक्स्ट्रोवर्ट लोग जो कि बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं में एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये किसी पद का भी मोहताज नहीं है। ये तो आपकी जो भी व्यक्तिगत गुण है, उनको तराशने से आता है। तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात ही नहीं है। कोई भी एक अच्छा एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस बना सकता है। और आपने भी देखा होगा कि कई नेता जो कि इंट्रोवर्ट्स हैं, वो भी उनकी भी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो अच्छे से बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पे अमल करते हैं, ना कि सिर्फ अपनी बात रखते हैं और ना कि सिर्फ अपने आप ही बोलते रहते हैं। तो इसीलिए इंट्रोवर्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के गुणों को अपना सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस की के सबसे ज़रूरी पिलर्स क्या है? मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है ये एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस बनाने में? तो मेरी नज़र में एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के जो पिलर्स हैं, सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि आप में क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, यानी लोग आप पे भरोसा करते हैं या नहीं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बोला, किस तरह से आप लोगों के दिलों में भरोसा उत्पन्न कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं। ये तो पहला स्तंभ हुआ। दूसरा स्तंभ है कि क्या आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, क्या आपकी भाषा सरल और स्पष्ट है और क्या आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन को हमेशा हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी तो ये है कि क्या आप में आत्मविश्वास है, क्या आपका संवाद, आपका आचार विचार, व्यवहार, सारा कुछ और आपकी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, क्या सब में एक सामंजस्य है या नहीं? अगर है, तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट लगेंगे, अगर नहीं है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड लगेंगे। तो यही 3 पिलर्स जो हैं, 3 स्तंभ जो हैं एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस का, इस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, आपने अब तक हज़ारों प्रोफेशनल्स को कोचिंग दी है और प्रोफेशनल्स कौन-सी गलतियाँ अननोइंगली कर देते हैं? उनके बारे में बता दीजिए आप। हाँ, तो बहुत 2-3 आम ऐसी गलतियाँ हैं जो वो कर देते हैं। तो पहले तो वो ये चीज़ करते हैं कि काम में तो वो निपुण हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी पकड़ है उस चीज़ में। लेकिन वो अच्छा काम करते तो हैं, लेकिन उसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। वो यहाँ पे सबसे पहली गलती करते हैं और चूँकि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो उनकी विज़िबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। विजिबिलिटी होना अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा काम ही मतलब बोलेगा, मेरा काम ही बोलेगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। विजिबिलिटी हमेशा बढ़ानी चाहिए और कई तरीकों से आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में। तो ये पहली गलती है और दूसरी गलती है कि सुनने से ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। हुँ, हुँ। हमेशा बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो बोलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि बोलना एक कौशल है, एक स्किल है, लेकिन सुनना एक शक्ति है। तो बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं और शब्दों के पीछे जो कुछ अनसुना रह गया है, अनकहा रह गया है, उसको समझना नहीं उनको आता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। और इसके अलावे आजकल तो करियर ग्रोथ से कॉम्पिटेंसी से, जैसा मैंने बोला, सिर्फ कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं, आपको विज़िबल होना और इन्फ्लुएंस दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी गलतियाँ प्रोफेशनल्स ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके करियर के लिए। अमेज़िंग। तो सीमा जी, अब तक तो बहुत ही शानदार चीज़ हम बात कर रहे हैं। इंटरव्यू जी, प्रिपरेशन के बारे में, करियर के बारे में और एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस के बारे में। अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला जोड़कर और स्पाइस अप करने का। ओके।
अगर तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे और इसमें भी आप क्रिस्प आंसर्स देना चाहिए। जी, ऑलराइट। और पहला सवाल मेरे तरफ से आपको, अगर आपके पास कहीं भी एक बहुत बड़ा मतलब एक जाइगैंटिक विशाल बिलबोर्ड रहता है जिस पर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर आप क्या लिखना चाहेंगे आप? हाँ, उसके ऊपर मैं लिखना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ म्यूट है, सिर्फ़ ज़ूम पर नहीं, बल्कि जीवन में भी। सुपर। और समझे, इसके पीछे कुछ मतलब भी छुपा है, तो वो समझे। ओके। यस, हाँ, दूसरा सवाल आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहिए, ओके? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आना है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप किसी बिल्कुल। सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? सबसे पहले तो शाहरुख खान ओके। होगा। सेलिब्रिटी आपने पूछा तो मैं तो कहूँगी शाहरुख खान। अगर 2 सेलिब्रिटी को मैं डेट कर सकती हूँ तो एक और होगा वो अमिताभ बच्चन, ठीक है? वो अमिताभ बच्चन क्योंकि उनकी जो पकड़ है भाषा पे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो बहुत ही शानदार है। प्लस इसके अलावे वो एक बहुत ज्ञान के भंडार हैं, तो उनके साथ अगर मैं डेट पे जाऊँ, तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो तो है। और शाहरुख खान तो हमारे सबके चहेते हैं, तो वो इतने चार्मिंग हैं और मतलब उनको मैं इसलिए डेट करना चाहूँगी कि वो बहुत हाज़िर-जवाब हैं। कोई भी प्रश्न उससे पूछिए, वो बड़ी चतुराई से उसका जवाब देते हैं, हँसते-हँसते जवाब देते हैं, तो उनके विट और चार्म की तो मैं कायल हूँ, सुपर। तो इसलिए शाहरुख ऑल द बेस्ट कहूँगा तो मैं आपको। शाहरुख के साथ जाऊँगी बिल्कुल। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अ, राइट थैंक यू सो और मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? अच्छा, तो इसमें भी मैं बहुत सीरियसली इसको नहीं लूँगी। मैं बोलूँगी कि मोबाइल चार्ज करने के पहले सब लोग हमेशा मोबाइल चार्ज करते रहते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। तो मोबाइल चार्ज करने के पहले खुद को चार्ज कर लो। वाओ! ये मेरा संदेश है। ओके। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहेंगे आप? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? ओह! हाँ, हीरोइन बनने का हाँ। आई थिंक वो फ़िल्म होगी इंग्लिश विंग्लिश। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं इसके बारे में? इसमें मुख्य अभिनेत्री थीं श्रीदेवी जी। तो मुझे ये इसलिए अच्छी लगी ये पिक्चर, ये वाली फ़िल्म क्योंकि इसमें अपने कम्युनिकेशन को और अपने आत्मविश्वास को किस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए, ये दिखाया गया है। क्योंकि जो भी उसकी नायिका थी, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मसंदेह भरा हुआ था और वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो वो कैसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करती है, कैसे वो दूसरी भाषा को सीखती है और अपने अंदर बदलाव लाती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये बात। अमेज़िंग, तो इंग्लिश में अमेज़िंग, अमेज़िंग। और आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं किसी के साथ अपना जीवन नहीं बदलना चाहूँगी मेरा जीवन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ सीख तो मिलती है। तो मैं अपनी यात्रा से बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहूँगी। सुपर्ब! और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना हाँ, चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? तो देखिए नवीन जी आजकल तो एआई का ज़माना है। तो मैं एक ऐसा यंत्र इन्वेंट करना चाहूँगी जिसमें कि आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदला जा सके। क्योंकि बहुत से हमारे लोग हैं जो बहुत तरह के संकोच में जी रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक ऐसा यंत्र हो जो तुरंत हमें कॉन्फिडेंस दे, हमारा जो भी हमारे जो भी आत्म संदेह वगैरह हैं सबको चेंज करके आत्मविश्वास में बदल दें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सुपर्ब! बहुत बढ़िया। आए। और आफ्टर दैट अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएँगे। आखिरी एक सवाल है, जी। जो अभी उभरते हुए युवा है, जो यंगस्टर्स है, उनके लिए आप क्या सलाह देना हाँ। चाहिए आप?
जो अभी उभरते हुए जो युवा हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभाशाली हैं और वे बहुत जागरूक भी हैं और उनमें उनमें हर तरह के गुण हैं, वो नई-नई तकनीकी उपलब्धियाँ जो आ रही हैं आजकल, उससे वो भली-भाँति परिचित हैं। वो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, जो कि हमारे ज़माने में इतना नहीं होता था और वो उनको मैं कहूँगी आजकल के जो जेन ज़ी हैं, उनके बारे में मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें बहुत सराहनीय है, लेकिन बस 1-2 चीज़ें और हैं जो कि मैं उनको सलाह देना चाहूँगी कि पहला तो है कि हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें, उसको हमेशा आगे मतलब तराशते रहें, उसको हमेशा बेहतर करते रहें क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई सारे अवसर दे सकता है, तो उस पे ध्यान दें। और एक और चीज़ है कि जब आप याद करिए जब आप बच्चे थे, आप बहुत छोटे थे, तब आप में कितनी ज़्यादा उत्सुकता होती थी, किसी भी चीज़ को जानने में। आप तरह-तरह के प्रश्न करते थे। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हमें कोई एक नया खिलौना देते थे, तो हम उससे खेलने के बाद उसको तोड़-मरोड़ के देखते रहते थे, आखिर है क्या? ये इसमें क्या चीज़ है? तो वो जो उस तरह के भोली क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी उसको कहीं न कहीं हम खोते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वैसे-वैसे वो जो क्यूरियोसिटी है वो हमारा लुप्त हो जाता है। तो इसको हमेशा बनाए रखें युवा। ये नहीं है कि जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, जब डिग्री खत्म हो गई तो आपकी शिक्षा खत्म हो गई। आपकी शिक्षा का शुरुआत ही तब होता है। इसीलिए जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो अब मैंने तो कई बुजुर्गों को भी देखा है कि उनमें इतनी क्यूरियोसिटी है नई-नई चीज़ों के बारे में जानने का उनका इतना ज़्यादा वो उत्सुकता रहता है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, मन से कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। तो ऐसा ही बनो कि जिसमें हमेशा आप नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहें। तो ये एक सलाह है। एक्सीलेंट। और सीमा जी, आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही इनसाइट शेयर किया आपने, जो हमारे ऑडियंस और कम्युनिटी मेंबर्स को बहुत यूज़फुल होता है। और आपको टीजीवी हिंदी में ये कन्वर्सेशन कैसे लगा आपको? ये जो बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे को इसके बारे में पता नहीं था जब मैंने इसके बारे में आपसे सुना और पढ़ा तो ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है टीजीवी और मुझे नहीं पता था कि हिंदी में भी पॉडकास्ट होते हैं। मेरे को अभी तक लगता था कि सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं पर ये बहुत ही बढ़िया एक आपके द्वारा प्रयास है और ये देश विदेश तक पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके इसमें शामिल होके। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हम फिर से आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आमंत्रित करते हैं और बहुत सारा टॉपिक्स जी, कवर बिल्कुल करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा। जी, जी। थैंक यू और हम आपको, आपके टीम को सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। थैंक यू वन्स अगेन हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कन्वर्सेशन सीमा सहाय जी के साथ। और आज की ये कन्वर्सेशन हमें यह सिखाती है कि सफलता यानी सक्सेस सिर्फ स्किल्स से नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंस, कम्युनिकेशन और सोच से भी बनती है। अगर इस एपिसोड से आपको एक भी सीख मिली है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसकी ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस बढ़ाने की। तो दोस्तों, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते मतलब लीड विथ पर्पस। तो अब सुनेंगे आज का सामान्य ज्ञान। हमने बहुत सारा टिप्स सीखा आज सीमा जी के साथ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के बारे में। मैंने सोचा कि एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा ऑरिजिन्स जो कम ज्ञात कर दिए हैं, इसके बारे में बताऊं। और पहला फैक्ट है कि ये एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस ने मिलिट्री रूप से आया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट से नहीं बल्कि मिलिट्री लीडरशिप से आया है, जहां लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और डिसाइसिवनेस को से ही लोगों का ट्रस्ट बनता था। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंस पहले अथॉरिटी और ट्रस्ट दिखाने का तरीका था, बाद में कॉर्पोरेट स्किल बन गए। और दूसरा और आखिरी फैक्ट है कि हार्वर्ड रिसर्च ने
इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर बनाया। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस टर्म को वाइड स्प्रेड पहचान तब मिली जब हार्वर्ड और लीडरशिप स्टडीज में इसे डिफाइन किया गया कि आप क्या बोलते हैं से ज्यादा इम्पैक्ट आप कैसे दिखते और कम्युनिकेट करते हैं का होता है। सो इसका मतलब है कि कंटेंट से पहले डिलीवरी और परसेप्शन मैटर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का सामान्य ज्ञान और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जिस लीडर से इन्फ्लुएंस हुआ, जो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है और बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस डेमोंस्ट्रेट करते हैं, उनके बारे में आप बोल दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्पॉटिफाई पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस हैं या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो ज़रूर हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन श्यामला, आपका हमसफ़र और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।